नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण सेट 5 के बारे में, जिसमें 20 प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन आज का टारगेट आप लोगों को ही रहेगा 20 में से 18 प्रश्न। देखते हैं किन लोगों का सही होता है और किन लोगों का 15 से ऊपर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन इसमें आज जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं शेयर कर दीजिए और जुड़ जाएं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, अनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। अनुवंशिकता के जो जनक है किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए अनुवंशिकता के जनक कौन है। जल्दी से बता दीजिए, इसका पहले का आंसर क्या होगा, तो बता दीजिए जल्दी से। पहले का आंसर क्या होगा, आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो हमारा पहला आंसर होगा, देखते हैं क्या होता है। पहला है चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, या फिर अरस्तु को कहा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है, या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया या किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए। चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, अलेक्जेंडर या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जरूर से जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो हमारा पहले का आंसर होगा चौथा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए जान लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था मटर पे किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के दाने पे किया था। अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि बालक जो होता है वो आनुवंशिकता एवं पीढ़ी के अनुसार जो होता है, बालक जो होता है आनुवंशिकता और पीढ़ी के द्वारा दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पूर्ण रूप से हस्तांतरित हो जाता है। और इन्होंने बताया कि परंतु जीव के निर्माण के समय जिस प्रकार के वंशसूत्र का क्रियाशील होते हैं वैसे ही आनुवंशिकता प्रभाव बालक में भी दिखाई देते हैं। एक एक मैटर थोड़ा सा बनाना चाहेंगे हम। देखते हैं, इन्होंने मटर पे किया था प्रयोग, तो मटर पे इन्होंने कैसे किया था देखते हैं। तो एक इन्होंने मटर का दाना लिया, बड़ी मटर और छोटी मटर, उसमें से देखा उनके गुण सूत्र जो होते हैं दोनों को आपस में मिला दिए। दो एक बड़ी मटर का दाना लिया और एक छोटी मटर का दाना लिया, छोटी। तो उन्होंने देखा कि उन दोनों को मिला दिया तो संकर प्रजाति को हो गए। और उनमें से देखा कि उनके जो गुणसूत्र थे 25-25% हुए। इस आधार पे उनके जो गुणसूत्र हुए 25-25 मिला के 50% गुणसूत्र मिलते हैं। तो आनुवंशिकता का जो गुण होता है उन्होंने दिया कि माता और पिता के जो गुण होते हैं बालक पे 25-25% उपयोग लागू होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आज देखिए रक्त समूह से ये प्रश्न आ गया, सीटेट में जरूर पूछता है रक्त समूह से प्रश्न हमारा। तो देखते हैं रक्त समूह का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर माता का रक्त समूह जो है ओ है और बाप का जो पिता का जो रक्त समूह है ओ है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। कह रहा है कि अगर एक माता का रक्त समूह जो ओ है और दूसरे जो पिता है उसका भी रक्त समूह जो है ओ है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। तो जल्दी से बताइए दूसरे का क्या होगा हमारा। दूसरे का होगा दूसरे का हमारा बी होगा, या फिर ए बी होगा, या ओ होगा, या फिर ए होगा। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा ओ। यानी जो अगर माता का अगर रक्त समूह ओ है और पिता का भी रक्त समूह ओ है, तो बच्चा जो पैदा होगा वो डिफरेंटली एकदम करेक्ट ओ ही ब्लड ग्रुप वाला पैदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन कह रहा है कि कौन सा सही है। कह रहा है कि सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं। यानी ये परिवार से प्रश्न उठाया गया है आज का। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि परिवार के नियम जो होते हैं सभी परिवार के वो एक होते हैं। दूसरा कह रहा है माँ बाप बच्चों के गुणों का स्थानांतर को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी यहाँ पे गुणों का भी उपयोग कर दिया गया है कि जो एक माँ बाप होते हैं उनके बच्चों में गुणों का हस्तांतर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। और तीसरा कह रहा है एक परिवार की संख्या कभी घट सकती है कभी बढ़ सकती है। कह रहा है कि जो परिवार की संख्या है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और चौथा कह रहा है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। यानी बच्चा जो होता है वो सब सारे गुण जो होता है वो विद्यालय में ही सीखता है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो तीसरे का आंसर बताइए जल्दी से, हमारा तीसरे का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए तीसरे का आंसर। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। तीसरे का आंसर दूसरा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है पहला कह रहा है कि सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं।
ये नहीं, सभी परिवार के नियम एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में तानाशाह होता है तो किसी में निर्मलता होता है, किसी में कठोर होता है नियम तो किसी में कम कठोर होता है। और दूसरा कह रहा है माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में स्थानांतर होते हैं, यानी दादा दादी नाना नानी सबके जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतर होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि एक परिवार की संख्या घट सकती है बढ़ भी सकती है। ये सही है कि संख्या घट भी सकती है बढ़ सकती है, एकल परिवार संयुक्त परिवार भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा सही है आज आनुवंशिकता से लिया गया प्रश्न, तो हमारा दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि गेगर जारमेंटल का प्रयोग मटर पे क्यों किया गया। ये कह रहा है कि ग्रेगर जारमेंटल जो है इन्होंने अपना प्रयोग मटर पे ही क्यों किया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला, क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है। जो मटर का दाना होता है या मटर का बीज होता है, ये मटर का फल जो होता है ये हर जगह पाया जाता है। दूसरा कह रहा है क्योंकि ये एक पौधा है। कह रहा है मटर पे प्रयोग इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये एक पौधा है। और तीसरा कह रहा है कि क्योंकि इसमें सारे गुण पाए जाते हैं, यानी मटर के दाने में सारे गुण पाए जाते हैं आनुवंशिकता के। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा चौथे का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा तीसरा, क्योंकि इसमें सारे गुण पाए। एक मटर का दाना जो होता है आनुवंशिकता गुण की परख करने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा माना जाता है। इसमें संकर प्रजाति को मिलाकर, यानी एक छोटे दाना एक बड़े दाने को मिला के एक नई प्रजाति के बीज को विकसित किया जा सकता है। तो इस आधार पर हमारा तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से नियम से कौन से भावना उत्पन्न है, यानी लड़कों और लड़कियों में जो नियम बनाए जाते हैं उसके अलग अलग नियम बनाने से उनके अंदर की भावना क्या होगी, क्या उत्पन्न होगा उनकी भावना। तो पहला कह रहा है ऊंच नीच की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी। दूसरा कह रहा है लैंगिक विभेदना की भावना। और तीसरा कह रहा है उपयुक्त दोनों। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए, सीटेट में बार बार पूछा जाता है लैंगिक विभेदता के बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए कि पाँचवें का आंसर क्या होगा। लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं बराबर, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लगभग सभी लोगों का आंसर एक समान आ रहा है। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा हमारा। पाँचवें का आंसर जल्दी से बताइए। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा, लैंगिक विभेदना की भावना। इसलिए लैंगिक विभावना देख लेते हैं बारी बारी से। पहला कह रहा है ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना से तात्पर्य ये नहीं है कि लड़कों लड़के हैं, कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई गरीब है कोई अमीर है। इसका प्रयोग यहाँ वहाँ से होता है, गरीब अमीर से होता है, ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कि लैंगिक विभेदना, यानी उनके अंदर जो होता है कि ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम लड़कियाँ हैं या हम लड़के हैं, तो हमें ये दो नज़र से देखा जा रहा है कि ये लड़कियाँ हैं तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ये घर में ही रहेंगे, घर में ही खाना बनाएंगी, और जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें दोनों लोगों को बराबर समान अवसर देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए लड़के और लड़कियों को, कि बाहर का काम भी लड़कियां करें और लड़के भी अंदर के काम करें, घर के काम करें, जो हाथ बढ़ाने से जल्दी काम होता है। और तीसरा करा है उपयुक्त दोनों नहीं होगा, यहाँ पे अमीर गरीब से लिया गया है पहला, और दूसरा लैंगिक विभेदना से। इस आधार पे हमारा पाँचवें का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकान जो होते हैं जलवायु से संबंधित होते हैं, उसकी एक विशेषता, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो मकान होते हैं उसकी वो जलवायु से संबंधित होते हैं। अधिकतर कहीं ज़्यादा बारिश होती है कहीं कम होती है, तो उसके अनुसार घर बनाए जाते हैं। उसकी विशेषता क्या है, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बाँस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। और दूसरा कह रहा है अंदर से भी मकान लकड़ी के बनाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है मकान की जो ऊंचाई होती है 3.5 से 5 फीट, यानी 3.5 फीट से 5 फीट तक होती है। और चौथा कह रहा है मकान की छतें ढालूनुमा होती हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पे ग्रामीण एरिया से लिया गया है, जहाँ जलवायु है, तो जलवायु जहाँ अधिक पाई जाती है तो अधिक ज़्यादा पाई जाती है असम में। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे असम में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, किस प्रकार के मकान किससे बनाए जाते हैं, लकड़ी से, बाँस के खम्भों से। उसकी ऊंचाई क्या है ये बता सकते हैं आप। तो जल्दी से बता दीजिए, अंदाज़ा लगा दिए होंगे कि छठे का आंसर क्या होगा। तो हमारा छठे का आंसर होगा पहला। लगभग सभी लोग सही दे रहे हैं आंसर, सभी लोग सही दे रहे हैं। तो देख लेते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। बाँस के खम्भों पर, तो असम में जो होता है अधिक बारिश होती है, जलवायु के कारण अधिक वहाँ पे बारिश होती है। तो वहाँ पे असम के जो मकान होते हैं बाँस के खम्भों पे बनाए जाते हैं, मजबूत बाँस के, ताकि वो टिकाऊ होते हैं और अधिकतर लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरा कह रहा है कि अंदर से भी मकान जो होता है वो लकड़ी के होते हैं, अंदर से भी जो मकान होते हैं लकड़ी से होते हैं, ये गलत है।
अंदर आप प्लाई का भी प्रयोग कर सकते हैं या ईंट सीमेंट बालू से वो करके आप मकान पक्का करवा के भी रख सकते हैं, क्योंकि चील का जो पेड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, सागवान का होता है वो भी। और कह रहा है तीसरा कि मकान से ज़मीन 3.5 से 5 फीट ऊँचे थे। हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो असम में होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊँचे होते हैं मकान ज़मीन से। और चौथा कह रहा है मकानों की छत ढालूनुमा होती हैं। तो मकानों की जो छत होते हैं वो ढालूनुमा, वो उसके जलवायु के अनुसार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है, जीव जगत से लिया गया है हमारा प्रश्न। 7वां कह रहा है कि कौन सा कीट मधुमक्खी की तरह कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। कह रहा है कि जो कौन सा कीट है या जो जीव है वो मधुमक्खियों की तरह जो कॉलोनी या बस्तियों में नहीं रहता। मधुमक्खियों की खासियत ये होता है कि ये पेड़ों पे जो होते हैं, ये पेड़ों की डाल जो होती हैं उसमें छत्ता बनाते रहते हैं, और इसमें जो होता है अधिक से अधिक मधुमक्खियाँ रहती हैं। और वही पूछ रहा है कि कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एकजुट नहीं रहता है या कॉलोनी में नहीं रहता। तो पहला कह रहा है कि मकड़ी, दूसरा कह रहा है चींटी, तीसरा कह रहा है बर्रा या तरैया, और कह रहा है दीमक। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा हमारा 7वें का। 7वें का आंसर होगा हमारा मकड़ी। मकड़ी जो होती है जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक वो एक ही जगह रहती है, लेकिन वो भी इकट्ठा नहीं रहती हैं। वो अपने बच्चों की देख रेख के लिए रहती है, जब तक उसमें से उनके बच्चे जो होते हैं बाहर न निकल जाएं तब तक ही रहती है, लेकिन इकट्ठे नहीं रहते हैं। इस आधार पे हमारा 7वें का पहला सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 8वां प्रश्न। हमने कल इस प्रश्न को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि इसका आंसर क्या होगा। लगभग सभी लोगों ने 80% लोगों ने सही आंसर दिया था। तो देखते हैं वो कल के प्रश्न को आज लिया गया है तो उसे आप लोग कितना सही करते हैं इस प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं क्या करा। स्कीमो जो होते हैं उनके घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, उसका कारण क्या है। यानी स्कीमो अपने घर का निर्माण जो होता है बर्फ से करते हैं, उसका कारण क्या है। पहली बात तो स्कीमो जो होते हैं ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला, उधर ही ठंडे जलवायु में मौसम में रहते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर हमारा 8वें का। ये कल मैंने प्रश्न दिया था टेलीग्राम में, तो इसका आंसर लगभग सही होना चाहिए। पहला कह रहा है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता। कह रहा है बर्फ जो होता है ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता। और दूसरा कह रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है गर्मी को। और तीसरा कह रहा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। और चौथा कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही पाई जाती हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि 8वें का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो केवल बर्फ पाया जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र जो होती हैं वो जलवायु के अनुसार निर्भर करता है कि वो ठंडा जलवायु है या फिर गर्म है या फिर दोनों है, तो उस आधार पर निर्भर करता है। तो हमारा ये गलत है। और कह रहा है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, सामग्री की कीमत, ये तो सही है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ बर्फ अधिक पड़ती है, मुफ्त मिलती है, लेकिन इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है कि कारण क्या है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका कारण क्या है। तो हमारा आंसर होगा 8वें का दूसरा, क्योंकि जो बर्फ़ की दीवारें होती हैं वो मौजूदा जो हवा आती है अंदर उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये इस प्रश्न को हमने लिया है जानबूझकर ताकि आप लोगों के दिमाग में बना रहे कि लद्दाख की स्थिति क्या है। लद्दाख की स्थिति जो है क्या है, ये हमने जीके से उठा लिया एक प्रश्न को। कह रहा है कि भारत का एक राज्य है, लद्दाख जो है भारत का एक राज्य है। दूसरा कह रहा है पाकिस्तान का हिस्सा है। तीसरा कह रहा है चीन का हिस्सा है। चौथा कह रहा है नेपाल का हिस्सा है। तो जल्दी से बता दीजिए कि लद्दाख की स्थिति क्या है, वो किसका हिस्सा है, भारत का है, लद्दाख जो है भारत का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान का या फिर चीन का या फिर नेपाल का। तो जल्दी से बता दीजिए कि 9वें का आंसर क्या होगा। 9वें का आंसर होगा हमारा पहला, भारत का एक राज्य। आप लोगों को पता ही होगा कि 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस आधार पर हमारा पहला सही है, भारत का एक राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इस प्रश्न को हमने पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये प्रश्न आएगा, इसलिए हम ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग भूलें ना, क्योंकि इसमें से 2 प्रश्न आता है। एक सबसे ऊंची कह रहा है कि सबसे ऊंची पेड़ पे कौन बनाता है अपना घोंसला, और दूसरा कहता है कि ऊंची डाल पे कौन बनाता है। तो देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। कोई पक्षी अपना पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची, सबसे नहीं दिया है, पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है।
तो कौन सा है? तो कह रहा है कि पहला शकरखोर, दूसरा कह रहा है कौवा, तीसरा कह रहा है कलचिड़िया और चौथा कह रहा है फाख्ता। तो जल्दी से बता दीजिए कि 10वें का आंसर क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट जल्दी से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, लाइक कर दीजिए। लगभग सही आंसर आ रहे हैं सभी लोगों का। तो इसका आंसर होगा हमारा कौवा। कौवा कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है। आप लोग दो बात याद रखिएगा कि अगर कौवा कौवा और चील पूछा है, कौवा और चील पूछा है तो याद रखिएगा कि सबसे अगर दे दिया, सबसे दिया है अगर प्रश्न में, तो चील रहेगा, चील या गिद्ध, सॉरी चील ही होगा, गिद्ध होगा। और अगर ऊंची डाल में पूछ रहा है तो कौवा। कौवा याद रखिएगा कि अगर सबसे ऊंची डाल पे पूछ रहा है तो गिद्ध याद रखिएगा, और ऊंची डाल पे पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि कौवा होगा। इस आधार पे हमारा दूसरा सही होगा 10वें का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही कठिन है, तो इसे सोच समझ के सभी लोग दीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये पूछा है कि सॉरी, इस प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता क्या होती है। कह रहा है कि लेह और लद्दाख की जो मकानें हों उसकी विशेषता क्या होती है। तो इसका आंसर लगभग सभी लोग दीजिएगा कि सी टेट में हर बार पूछता है, ये बार बार पूछता है प्रश्न। कह रहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं लेह और लद्दाख के मकानों में। और दूसरा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है। तीसरा कह रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवार होती हैं। और चौथा कह रहा है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। इस आधार पे हमारा कौन सा सही होगा? ABC होगा, या फिर BCD होगा, या फिर CDA होगा, या फिर चौथा ABD। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या होगा। तो लगभग सही ही आ रहे हैं सबके आंसर। तो 11वें का आंसर होगा तीसरा हमारा। तीसरा जो कह रहा है, तीसरा भी होगा और दूसरा भी होगा और चौथा भी होगा। इस आधार पे हमारा सही होगा B, C और D। दूसरा हमारा सही है। पेड़ के तनों से बना जाता है, लेकिन आप लोगों ने लेह और लद्दाख के प्रश्न को पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो होते हैं अधिकतर पत्थर और मिट्टी और चूने के मोटी दीवार ही बनाए जाते हैं। इस आधार पे हमारा दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को जल्दी से बताना है। कह रहा है कि सॉरी कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है और A रक्त समूह वाले स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितना रहता है। कह रहा है कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह O है और A समूह वाले रक्त वाली समूह से शादी करता है, तो उसके बच्चे की O रक्त समूह होने की संभावना कितनी है। तो जल्दी से बता दीजिए कि अगर कोई पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप जो है O है और उसकी शादी A ग्रुप वाले स्त्री से हो जाती है, तो उसके बच्चे में रक्त समूह O होने की संभावना कितनी होगी। पहला कह रहा है कि 50%, दूसरा कह रहा है 100%, तीसरा कह रहा है 25% और चौथा कह रहा है 75%। तो इसका आंसर लगभग सभी लोग बता दीजिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। 12वें का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। 50% होगा, 100% होगा, 25% होगा, या फिर 75%। तो जल्दी से बताइए कि अगर ये एक पुरुष है, उसका रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है O है, और उसकी जो शादी हुई है उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है A है और उसके बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी संभावना रहेगी O होने की, रक्त समूह कितनी %। O A है तो O होने की संभावना कितनी होगी। तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 50%। जी हाँ, 50% ही सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न बनाया गया है, इस पर आप लोगों को शायद पता चल जाए इसके माध्यम से। कह रहा है कि एक जो है पुरुष है और दूसरी महिला है, उसके बच्चे का O होने की संभावना कितना है। अगर हम A को O से करेंगे तो AO होगा, और B को O से करेंगे तो BU होगा, और फिर दूसरे समूह से करेंगे A और O को करेंगे तो AO होगा, और B से करेंगे तो BO होगा। अगर हम O को O से काट देंगे, O को O से काट देंगे अगर, तो बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा A दो बार बचेगा और B भी 2 बार बचेगा। तो अगर किसी भी प्रतिशत को निकालते समय हमें 100% का ध्यान रखना होता है। तो अगर हम 25% पकड़ें तो 25 + 25 बराबर हो गया 50, ये पुरुष का हो गया। और महिला का पकड़ें 25 + 25 तो ये भी 50 हो गया।
तो अगर हम इसको जोड़ दें, अगर एक एक को उठाएं, ए पूछा है ए पुरुष है बी महिला है, तो अगर ए प्रश्न को उठाएं तो 25 + 25 ये पुरुष हो गया और ये महिला हो गया, ये महिला हो गई। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 50% हो गया। तो इस आधार पे हमारा उसका 50% ही होगा सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 13वें प्रश्न पे देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह में निकटती रूप से संबंधित है, यानी कौन सा जो समूह है, शब्द समूह है, वो एकदम निकटतम है, यानी उससे संबंधित है। पहला कह रहा है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, और दूसरा कह रहा है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, और कह रहा है कि लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, और चौथा कह रहा है कि मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। तो जल्दी से बता दीजिए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। 13वें का आंसर जल्दी से बताइए, 13वें का आंसर हमारा क्या होगा। सभी लोगों का आशा करते हैं कि ये प्रश्न सही होगा, तो जल्दी से बता दीजिए 13वें का क्या होगा हमारा। 13वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। 13वें का हमारा आंसर होगा तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। कह रहा है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। यहाँ पे ये तीनों तो समूह सही हैं, ये 2 समूह सही हैं, लेकिन ये एनीमिया जो होता है पानी की अधिकता के कारण होता है। लौह जो होता है ये पालक और गुड़, चना खाने से होता है, इसकी गुणवत्ता रहती है। और दूसरा कह रहा है लौह, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गुड़, चना और आलू से हो जाएगा। मलेरिया जो दूषित जल होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। एनीमिया पानी के रक्त समूह से होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि लौह, ये विटामिन से संबंधित है, सभी ये विटामिन से संबंधित है। तीसरा हमारा सही होगा कि लौह जो होता है ये भी विटामिन है। जो गुड़ होता है और चना होता है, पालक होता है, आलू होता है, उससे लौह की मात्रा शरीर में अधिक होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी, वो शक्ति को बढ़ाती है। और एनीमिया जो होती है, जो हमारा आयोडीन होता है उससे है। आंवला जो होता है ये विटामिन सी है, ये हमारे खट्टेपन, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है उसको भरपूर मात्रा प्रचुर देता है। मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़ ये भी सही गलत हो गया हमारा। तो इस आधार पर हमारा तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समूह में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के जो तरीके होते हैं दिए गए हैं वो सही कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि तलकर, भिगोकर, भूनकर, दूसरा कह रहा है सेक कर, तलकर, भूनकर, और तीसरा कह रहा है उबालकर, भूनकर, और यहाँ पे तलकर होगा, तलकर होगा, ध्यान दीजिएगा टाइप करने में गलती हो गई है, तलकर होगा। तो ये इसका ये गलत है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा हमारा 14वें का। 14वें का जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा हमारा 14वें का। कि खाना बनाने का सही ढंग कौन सा है खाना पकाने का। पहला कह रहा है तल कर, भिगो कर, भून कर, दूसरा कह रहा है कि सेक कर, तल कर, भून कर, और तीसरा कह रहा है उबाल कर, भून कर, तल कर, और चौथा कह रहा है कि सेक कर, उबाल कर और बेल कर। तो जल्दी से बता दीजिए 14वें का क्या होगा। तो 14वें का हमारा आंसर होगा तीसरा ही। पहले हम खाना को जो होते हैं, पहले जो सब्जियां होती हैं, अनाज होते हैं, उसे हम धुलते हैं, फिर उसे जैसे धुलने के बाद उसे गूँथते हैं, जैसे आटा हो गया उसे गूँथते हैं, फिर इसके बाद तलते हैं, यानी इसके बाद तलने का कार्य करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता हो गया होगा कि तीसरा ही सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां और जिसे सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है और उसके बीज को तेल के रूप में प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि वो कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके फल को तेल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा। सरसों होगा, पालक होगा, नारियल होगा, या फिर बंद गोभी होगी। तो जल्दी से बता दीजिए 15वां। आशा करते हैं कि 15वां सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बताइए 15वें का कौन सा सही होगा। तो 15वें का हमारा आंसर होगा सरसों जो होता है, इसके पत्तियों को हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके फल को जो होता है कड़वे तेल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी से हो सकती है, यानी कौन सी बीमारी जो है वो इकट्ठा हुए पानी, यानी सड़ जाता है पानी, उससे होती है। तो पहला कह रहा है मलेरिया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। रुके हुए पानी से क्या उत्पन्न हो सकता है, यानी कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जल्दी से बताइए 16वें का आंसर। तो 16वें का आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोगों का सही भी आ रहा है। तो इसका आंसर होगा
मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये रुके हुए पानी कावड़ जो कबाड़ा होता है उसमें पानी रुक जाता है तो उसमें मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न होने के कारण उसमें जो मच्छर होते हैं वो लोगों को काटते हैं और उससे मलेरिया हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न। सॉरी 17वां प्रश्न नहीं, उस पर ही थोड़ा सा ले लिया गया है एक चैप्टर। कह रहा है कि मानसून वाली बीमारियां हैं जो ये जो डेंगू है, जो मलेरिया होता है ये मानसून वाली है। कह रहा है कि एडिस मच्छर के काटने से तेज बुखार होता है, उल्टी होती है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द होता है। इससे प्रश्न बना सकता है, अगर ये प्रश्न पूछ दिया कि तेज बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, या जोड़ों में दर्द या थकान मांसपेशियों में दर्द है, तो इससे ये किस रोग से संबंधित है? तो आप लोग कह देंगे मलेरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? कह रहा है कि कौन सा बीज नहीं है निम्नलिखित में से? गेहूं नहीं है, काली मिर्च नहीं है, साबूदाना नहीं है, या फिर सौंफ। इनमें से कौन सा बीज नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा 17वें का। तो 17वें का आंसर होगा हमारा गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इसका आंसर होगा हमारा, जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर होगा हमारा साबूदाना। साबूदाना जो है ये बीज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। गेहूं जो होता है बीज होता है, इसे बोया जाता है। काली मिर्च जो होती है ये भी बीज होता है, इसे भी बोया जाता है। सौंफ भी बोया जाता है, लेकिन साबूदाना जो होता है ये बीज नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? कह रहा है कि एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? पहला कह रहा है लौह, दूसरा आयोडीन, तीसरा कह रहा है कैल्शियम, चौथा कह रहा है फास्फोरस। तो जल्दी से बता दीजिए 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बता दीजिए 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 18वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा लौह की कमी से जो होता है ये एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है वो लौह की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द होती है। फास्फोरस की कमी से शरीर में जो होता है ये प्रोटीन और विटामिन होते हैं उसे संशोधित करता है। तो हमारा आंसर होगा लौह जो होता है ये पालक में प्रचुर मात्रा होती है, गुड़ में होता है और इसके बाद जो होता है चने में होती है। 18वें का आंसर हमारा होगा लौह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 19वां क्या कह रहा है। 19वां कह रहा है कि रोनाल्ड रॉस ने किस चीज़ की खोज की थी? जो रोनाल्ड सौ जो हैं किसकी खोज की थी? किए थे चेचक की, मलेरिया की, तपेदिक की और स्कर्वी की। तो जल्दी से बता दीजिए 19वां का आंसर क्या होगा। रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? तो जल्दी से बताइए। चेचक की किया था, मलेरिया का किया था, या फिर तपेदिक बुखार की, या फिर स्कर्वी की। तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा मलेरिया की खोज किया था। तो चलिए आइए इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते हैं ये कौन थे, देख लेते हैं ये कौन थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रोनाल्ड रॉस जो थे ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनका जन्म भारत में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। ये जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। इनका जन्म भारत में हुआ था, उत्तराखंड के राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, एक गाँव में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीव चक्र के अन्वेषण के लिए 1902 यानी सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। इनका जन्म हुआ था 13 मई 1857 अल्मोड़ा में, यानी उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा में, और मृत्यु 16 दिसंबर 1932 को हुआ था लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। पत्नी का नाम इनकी पत्नी का नाम था रोसा वेसी ब्लैक्सस यानी विद्या, यानी उनका जन्म हुआ था 1889 और मृत्यु हुई थी 1931 में। तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। थोड़ा करा कि पुरस्कार नोबेल पुरस्कार शारीरिक विज्ञान औषधि द्वारा दिया गया था, और इनकी शिक्षा जो थी ये ब्रिटिश एंड लंदन स्कूल में मेडिकल एंड डेंटिस्ट के रूप में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो हो सकता है। ये प्रश्न 20वां आप ही लोगों के लिए रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग बताइएगा 20वें का कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। कह रहा है कि अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की
और वसा की अधिकता होती है तो उससे कौन सा रोग होगा? पहला कह रहा है बेरी-बेरी नामक रोग होगा, दूसरा कह रहा है मोटापा हो जाएगा, तीसरा कह रहा है स्केट्स हो जाएगा, चौथा कह रहा है रतौंधी। तो जल्दी से बताइए 20वें का आंसर क्या होगा? थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये होता क्या है? ये जो होता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 1 के समूह में होता है, अनुपात में पाई जाती है। शरीर में कुल ऊर्जा का औसत लगभग इसका जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ये 50 से 80% होता है शरीर में। और इसके प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो गेहूँ हैं। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट जो मिलते हैं गेहूँ के द्वारा मिलता है, सूखे फल के द्वारा मिलता है, दूध के द्वारा मिलता है, जो दूध होता है गाय के, भैंस के, बकरी के, उससे मिलता है, चुकंदर से मिलता है, गन्ना से, शलजम से, केला से, अरबी जो पत्ता नहीं होता है अरबी का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे पानी में अगर रखे जाते हैं, इस पर टिकता है पानी, तो इस पर टिक जाता है पानी, जल्दी गिरता नहीं है। उससे यह शरीर में वसा के उपयोग के लिए उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता से मोटापा होता है। जो इसका आंसर बता ही दिया है मैंने तो, लेकिन आप लोग भी बता दीजिएगा। होता है इसकी कमी से भार की कमी भी हो जाती है। तो जल्दी से बताइए 20वें का आंसर सभी लोग बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आंसर दिया गया है नीचे, इससे आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज के जितने भी प्रश्न 20 थे उसमें से आप लोगों का टारगेट, आशा करते हैं कि 18 प्रश्न तो सही किए ही होंगे आप लोगों ने। तो जो अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो